बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची की सियासी सूरत-ए-हाल की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरपेश चैलेंजेस की। लेकिन कराची की सियासत में जो सरप्राइज आज आसिफ अली जरदारी ने दिया है वो भी आपको बताएंगे। इस सारी सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील रहनुमा अजहर सिद्दीक साहब होंगे, MQM से साजिद अहमद साहब होंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसान अफजल साहब होंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कमरुज़्ज़मा कायरा। लेकिन इन तमाम स्टोरीज पर जाने से पहले आज जरा बात करेंगे किसान कन्वेंशन की, जो कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में किसान कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ मुश्तरका तौर पर थे। इस किसान कन्वेंशन में जो किसान पाकिस्तान भर से आए थे, उनकी जो लीडरशिप आई थी, उन्होंने अपना हाले दिल खोल कर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर के सामने रखा। और जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी सिपह सालार की बारी आई तो उन्होंने भी अपना हाले दिल किसानों के सामने बड़ा खोल कर रखा। ज़राअत पर बात करने से पहले उन्होंने पाकिस्तान में जो भी सूरत हाल सोशल मीडिया पर पैदा हुई है उस पर बात की, सोशल मीडिया पर बपा हैजान के असरात पर बात की। उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के कयाम और रियासत तैयबा, यानी जिसे कहा जाता है कि कलमे के नाम पर दो ही रियासतें दुनिया में मारज़ वजूद में आई, जो कि उस वक्त की रियासत तैयबा जो अब की सऊदी अरब है और दूसरा पाकिस्तान, उन्होंने उसकी सारी फॉर्मेशन पर, पाकिस्तान के बनने पर और पाकिस्तान के बनने में जो चैलेंजेस थे उन पर बात की। और गुज़िश्ता जो 70 से 75 साल हैं उस पर बड़ा खुलकर बात की। उनके पॉइंट्स क्या थे वो आपके सामने रखना चाहूंगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वाज़े लफ्जों में कहा कि सोशल मीडिया पर हैजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा करके झूठी खबरों के जरिए यह तासुर दिया जा रहा है कि जैसे ये रियासत अपना वजूद खोती जा रही है। हर किस्म के माफिया की कौम के साथ मिलकर सरकूबी करेंगे। उन्होंने कहा 60 की दहाई में पाकिस्तान एशिया का तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क था। हमने कायद के 3 ज़रूरी उसूलों ईमान, इत्तेहाद, तंजीम को बुला दिया, जिसकी वजह से हम तनज़ुली का शिकार हुए। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान का जो ग्रीन इनिशिएटिव है उस पर आज एक बहुत बड़ी क्लैरिटी दी। जो हमेशा हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर एक तनकीद होती है कि क्यों फौज का रोल है SIFC में, क्यों फौज ग्रीन इनिशिएटिव पर काम करती है। तो उन्होंने आज बताया कि ग्रीन इनिशिएटिव जो है वो पाकिस्तान के 8 करोड़ किसानों के लिए और पाकिस्तान के किसान को मजबूत करके सरसब्ज पाकिस्तान का जो ख्वाब है इससे पाकिस्तान को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने ये बताया कि इसका 50% हिस्सा जो सूबाई हुकूमतें या सूबे हैं उनको मिलेगा और बाकी जो 50% है वो किसानों और ज़रूरी रिसर्च के लिए रखा जाएगा। इसमें से 1 रुपया भी पाकिस्तान आर्मी नहीं लेगी। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान में जो भी सिचुएशन इस वक्त है उस पर बड़ा खुलकर बात की और उसके बाद उन्होंने ज़राअत की तरक्की पर, ज़राअत की अहमियत पर और पाकिस्तान के मादनी वसाइल से इस्तेफादे पर बात की। यह बहुत अहमियत का हामिल किसान कन्वेंशन था, जिसमें हमने देखा कि किसानों की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। अब जाएंगे अपनी पॉलिटिकल स्टोरीज की तरफ। कराची की सरप्राइज की हम बात कर रहे थे। मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी ने चंद दिन कबल बलूचिस्तान में सरप्राइजेस दिए, आज उन्होंने कराची में सरप्राइज दिया। और MQM के साबिक रहनुमा अनीस एडवोकेट और रजा हारून भी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। कराची की पॉलिटिक्स में दोनों की बहुत अहमियत रही है। जब वो MQM का हिस्सा थे, अब वो एक नई सियासत शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल साजिद अहमद के सामने ये रखूंगा कि उनके 2 पुराने दोस्त अनीस एडवोकेट और रजा हारून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। साजिद, कितना आपके ख्याल में MQM को इसका नुकसान होगा कराची में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, ये तो जमहूरियत है, सब अपनी अपनी राय का खुला इजहार कर सकते हैं और सब आज़ाद हैं, जिसकी मर्जी चाहे जो जा सकता है, किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, कहीं से निकल सकता है। लेकिन लोगों के जाने से पार्टियों पर उसके असर बिल्कुल भी नहीं पड़ते, क्योंकि फर्द की अहमियत नहीं, पार्टी की और लोगों की वोटर्स की अहमियत होती है। क्योंकि वोटर जो होते हैं वो पार्टी के साथ इंटैक्ट होते हैं। पाकिस्तान की तारीख में मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ पार्टियाँ छोड़ी और मुख्तलिफ पार्टियों में गए, वो शामिल हुए। लेकिन जिन पार्टियों को छोड़ा जिन लोगों ने, तो जाने वालों का उस पार्टी पर असर बिल्कुल नहीं पड़ा जिस पार्टी को छोड़ के गए थे। MQM पाकिस्तान की अपनी हैसियत है, अहमियत है। 35 साल से पॉलिटिक्स कराची के अंदर, हैदराबाद मीर ख़ास के अंदर कर रही है। और ना जाने MQM की तारीख में सैकड़ों लोग MQM को छोड़ के गए और वापस भी आ गए। MQM ने आने वाले को वेलकम कहा। सो वेलकम हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल दोनों काबिल एहतराम है हमारे लिए। रजा भाई भी और अनीस भाई भी, मर्जी उनकी, अपना रोल प्ले करें जहाँ चाहें। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि कराची के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सख्त नफरत करते हैं।
उसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं, जिसमें गुज़श्ता 15 साल के दौरान इनकी अपनी हुकूमत कराची में, सिंध के अंदर थी। सिंध में सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल कराची के लोगों का किया गया। 2.5 लाख जॉबें 15 साल के अरसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के लोगों को नहीं दी। डेवलपमेंट कराची में नहीं करवाई गई। पिछले अदवार के अंदर जो मेयर कराची थे उनको इख्तियार नहीं दिए। तमाम डिपार्टमेंट सीएम सिंध ने अपने पास रखे। इसके अलावा मेयर को पावरलेस। साजिद साहब, आपने एक पॉइंट एस्टैब्लिश किया। साजिद साहब, आपने एक पॉइंट एस्टैब्लिश किया और आपने कहा कि डेमोक्रेटिकली किसी का भी यह हक है वो कहीं भी जाना चाहे, और ये एक बहुत खुशाइंद बात है कि अगर कोई किसी सियासी जमात में जाना चाहता है तो बजाय उस पर इल्जामात लगाने के आपने उसे उनका फैसला करार देते हुए वेलकम किया। लेकिन आपने एक पॉइंट और एस्टैब्लिश किया, आपने ये कहा कि कराची की अवाम पीपल्स पार्टी से नफरत करती है। ये एमक्यूएम का एक नैरेटिव जरूर रहा है, लेकिन अगर एक मिनट के लिए आपके इस नैरेटिव को मान लेता हूं तो अनीस एडवोकेट एंड रजा हारून बोथ आर फ्रॉम उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी एंड कराची एंड दे आर ज्वाइनिंग पीपल्स पार्टी, वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका वो जो नैरेटिव है वो स्ट्रेंथन नहीं होता। अच्छा, मैंने फर्द की बात नहीं की, मैंने पब्लिक की बात की है। कराची के लोग बहुत नफरत करते हैं, इसलिए कि उसकी बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि कराची के अंदर जो सिंध के अंदर 46 का जो कोटा था उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, अमल नहीं किया। फिर इसके अलावा NFC अवार्ड की मद में जो फंड वफाक से सूबों को मिला, उसको पूरे फंड को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हथिया लिया और उसको नीचे डिवॉल्व नहीं किया। अभी गुज़श्ता कुछ अरसे पहले एमक्यूएम पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून के वफ़द से नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की। उसमें हमने ये रखा है कि आप दुनिया के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एम्पावर होता है, मजबूत होता है, उसके पास तमाम इख्तियारात होते हैं। मेयर के इख्तियारात आइन के अंदर लिखे होते हैं, जिस तरह आइन के अंदर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के इस पर आपके पास दोबारा आता हूं कि आज जो आपकी मुलाकातें हुई हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, और NA 242 का जो मामला है उस पर क्या प्रोग्रेस हुई है। अजहर सिद्दीक साहब, कराची 14 सीटें हमने देखा गुज़श्ता इंतखाबात में PTI ने जीती। इस इंतखाबात में इस वक्त PTI हमें कराची में कहीं नजर नहीं आ रही, और जो अलायंस बनने जा रहे हैं, तो क्या आप अपनी जो आपके खदशात हैं जो आज भी आप लोगों ने रखे हैं, आज भी आपके मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौर को लगता है कि इंतखाबी निशान बल्ला नहीं होगा, तो आप लोगों के खदशात की वजूहात क्या है और कराची में आपका रिजल्ट क्या होगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पर वोट है इमरान खान का और वो एक ब्रांड है, और बल्ला इंतखाबी निशान है। इंतखाबी निशान तो मैं तो हैरान इस बात पे हो रहा हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट ने वो फैसला मुअत्तल किया है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाने और इलेक्शन कमीशन जाने, इसमें सियासी जमातों का क्या ताल्लुक है? सियासी जमातों का इससे क्या ताल्लुक है कि वो वोट अपना बल्ला होगा या नहीं होगा? यानी ये गैर जमहूरी सोच और डिक्टेटरशिप साबित कर रही है कि ये जो चाह रहे हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर निकला। दूसरी बात, ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि हर हल्के में बाकायदा कागजात के नामजदगी दाखिल हो गए। वसायत के दौर के अंदर भी है। अब स्क्रूटनी में, वो हमें पता है कि स्क्रूटनी में बाकायदा कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शन जारी हो चुकी है, मैक्सिमम उन्होंने रिजेक्ट करना है। फिर अपीलों में और डेट भी आपको पता है वो तब्दील कर दी गई है, और वो तब्दील करने का मकसद के पीछे दो बातें मुझे मुराद सईद साहब के कागजात मुस्तरद हो चुके हैं कौमी असेंबली के 2 हल्कों से। आप देखें ना, बड़ी वाज़ेह तौर पर हमें पता है इन एडवांस, हमें ये हमारे लिए कोई अजम्मे की बात नहीं है। लेकिन साथ साथ एक और जो काम किया इलेक्शन कमीशन ने कागजात। अजहर सिद्दीक साहब, आपने कहा कि पहले फैसला हो चुका है, कल इमरान खान का महफूज फैसला सुनाया जाना है, जहां पर उनके खिलाफ जो एतराजात हैं वो खुर्रम हमीद रोकड़ी और खलीलुर रहमान ने दायर किए हैं। कल उनका फैसला आना है, उनके हवाले से आपको क्या लगता है, आप लोगों को कोई रिलीफ मिलेगा कल? वो ये तो मैं आपको बैन एडवांस बता रहा हूँ। उनके कागजात, इमरान खान साहब के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद करने हैं। हमारे लिए अचंभे की बात नहीं है। ठीक, आप देखिए, बड़ी तकलीफ से बात समझने की बात है। एक तो 90 दिन का पहले अपना लिमिट उन्होंने तोड़ी इलेक्शन कमीशन ने, फिर अभी भी डेट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा तो डेट दी। इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन ही कराना चाहता था। अच्छा अजहर साहब, कराची के हवाले से मेरा सवाल वहीं रह गया। कराची में पिछली बार आप लोगों ने 14 सीटें ली थी, इस बार आप कराची की पॉलिटिक्स में ऐसे जैसे इररेलेवेंट से लग रहे हैं, तो कराची में क्या रिजल्ट रहेगा PTI का? कराची में साफ शफाफ इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 जमात होगी। सही। और ये जो आपस में सीट डिस्ट्रीब्यूशन करते फिर रहे हैं ना, और ये 2/3 यानी जो ट्रेंड पूरे पाकिस्तान में चलेगा वो कराची में भी होगा। 1/3 में बाकी सियासी जमातें ले लेगी। उनमें से आप खुद ही लगा लें कि पीपल्स पार्टी कितना होगा या
अपना एमक्यूएम कितना होगा, एमक्यूएम के हवाले से भी जो कि डाइवर्जेंट व्यू आप लोगों के सामने मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम तबका निकट की बात की है और यही वजह है कि अगर वो पंजाबी हो या सिंधी हो या अपना उर्दू स्पीकिंग हो, तो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दे रहे हैं। एक मिनट के लिए यहाँ पे आपको अजहर साहब रोकूंगा, राना एहसान अफजल साहब को शरीके गुफ्तगू करूंगा। राना साहब, शहबाज शरीफ साहब लाहौर का महाज छोड़ के कराची पहुंचे और कराची में उनका जो बेसिक दौरे का मकसद है वो NA 242 है, तो मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त आज PMLN की हुई है? NA 242 पे MQM को मनाने में कामयाब हुए शहबाज शरीफ साहब या नहीं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा यही जब इनसे हमारा इल्हाक हुआ तो उसके अंदर यही था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो NA 242 से लड़ेंगे और इधर MQM जो है वो PMLN को सपोर्ट करेगी। तो मेरे ख्याल से हम उसी तरफ ही बढ़ रहे हैं और इसके अंदर जो नंबर 2 पे थे वो शहबाज शरीफ साहब ही थे। 2018 में सेकंड हाईएस्ट वोट्स लिए, तो उसमें बेनिफिट यही होगा कि MQM अपने वोट बैंक जो है वो PMLN के हक को दे दे तो वो बेहतर होगा। तो इसी तरफ ही हम बढ़ रहे हैं। लेकिन राना साहब, आपने अगर जो आर्ग्यूमेंट एस्टैब्लिश किया है तो उसमें जब ये सीट खाली हुई थी तो पीपल्स पार्टी जीती थी, ना आप थे ना MQM थे, कादर मंदुखेल साहब आए थे, तो फिर पीपल्स पार्टी कहेगी हम यहां से जीते हैं तो हमारी सीट है। तो आपका तो आर्ग्यूमेंट इस पे तो एस्टैब्लिश नहीं होता कि आप सेकंड में रहे थे फैसल वावडा साहब के सामने, तो अब भी आप ही को दी जाए। नहीं, देखें, जब सीट एडजस्टमेंट होती है तो वो अगर मिसाल के तौर पे हम नंबर 2 पे हैं और MQM जो है वो नंबर 3 या 4 पे आई है, तो नंबर 2 वाला जो है उसके हक में नंबर 4 वाला अगर गिव अप कर जाए या नंबर 3 वाला गिव अप कर जाए तो वो नंबर 1 पे आ जाता है। और दूसरी साइड पे जहां PMLN नंबर 3 पे है और MQM नंबर 2 पे है, वहां अगर PMLN वाला गिव अप कर जाए तो वहां MQM को सपोर्ट मिल जाती है। तो इसी तरह होता है। लेकिन जो हमारे इनसे इनिशियल बातचीत हुई थी उसमें इस सीट के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब की कैंडिडेसी की बात हुई थी कि वो यहां से कंटेस्ट करेंगे। अच्छा, आपने पैगाम पहले ही दे दिया था। साजिद साहब, राना एहसान अफजल साहब कह रहे हैं उन्होंने पहले ही बता दिया था कि NA 242 पे शहबाज शरीफ साहब लड़ेंगे और अब आपने मुस्तफा कमाल के कागजात जमा करा दिए वहां से। अच्छा, देखिए, इसमें एक दो चीज़ें हैं। एक तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक टीम नामजद की गई है जो कि MQM पाकिस्तान की एक टीम से मुज़ाकरात कर रही है इस हवाले से ना, और उनकी बातचीत चल रही है सीट एडजस्टमेंट के हवाले से। ठीक है, अच्छा, ये अभी क्योंकि प्रोसेस में है और MQM ने गुज़श्ता 2-4 दिन पहले वाजे किया है कि हम उस बल्दिया की सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, उसकी इक्का दुक्का वजूहात ये हैं कि 2018 के अंदर जब इंतखाबात हुए थे, एक तो MQM तकसीम थी उस वक्त, लेकिन पब्लिक की ख्वाहिश पर और लोगों के साथ पर सब एक हुए हैं और माशाल्लाह उसके बाद बहुत बड़ी तब्दीली भी आई है। MQM ने पूरे कराची के मुख्तलिफ टाउनों में गुज़श्ता कुछ दिनों में जलसे बड़े बड़े किए हैं और बल्दिया वैसे भी आज से पहले वहाँ का टाउन नाजिम MNA MPA बल्दिया से हमारे होते थे और ठीक है, आगे चल के भी इनसे हमारी बातचीत चल रही है। सलमान मुजाहिद वहाँ से जीतते रहे हैं, जब बात इंशाल्लाह बातचीत कर लेंगे। जी हाँ, ख्वाजा सोहेल मंसूर पहले जीते हैं वहां से। अच्छा, इसके अलावा देखें 2018 के इलेक्शन में हुआ क्या था। बिल्कुल ऐसे ही। तो 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो सब पर वाज़ेह है कि कराची में MQM के वोट बैंक पर एक काली जर मारी गई थी और दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो 2018 के अंदर चाहूंगा कि एक बार दोबारा राना एहसान अफजल साहब की तरफ चलें। राना साहब, वो कह रहे हैं कि उन्होंने फैसला कर लिया NA 242 नहीं छोड़ेंगे। अगर NA 242 वो नहीं छोड़ेंगे तो आपके पास तो शहबाज साहब के नॉमिनेशन किसी और हल्के पे कराची या सिंध में नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से पहली बात तो ये कि इन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि ये वो सीट नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने कहा कि कमेटी बनी हुई है और उसके ऊपर बातचीत हो रही है और उन्होंने अपना क्लेम जो है वो जाहिर किया कि इन बुनियादों की वजह से हम समझते हैं कि ये MQM को जानी चाहिए। इसी तरह हमारा भी जब इनसे इनिशियल मुआहदा हुआ था तो उसके अंदर हमने सीट की बात की थी। तो डेफिनेटली ये कमेटी के अंदर ये फैसला फाइनल होगा, लेकिन हम समझते हैं कि ये सीट जो है, क्योंकि इसमें सेकंड हाईएस्ट वोट जो है वो PMLN का था और ये सीट निकाली जा सकती है PMLN के हक में, तो ये शहबाज शरीफ साहब ही यहाँ से कंटेस्ट करेंगे। बहरहाल इसका फाइनल फैसला वो कमेटी जो है वो जरूर कर लेगी। ठीक हो गया। अजहर सिद्दीक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून MQM जो अलायंस बन रहा था,
हमने देखा कि इब्तदा में जीडीए के साथ भी अलायंस बन रहा है, जेयूआई फे के साथ भी बन रहा है। जैसे ही सीट एडजस्टमेंट का मामला आया तो अब हमें इख्तलाफात भी नजर आ रहे हैं, गड़बड़ भी नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अभी तक मुझे एक्टिव नजर नहीं आ रही। कराची से आपके पास जो लोग थे उनमें से आधे से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके अलग हो चुके हैं, तो आपके पास तो कैंडिडेट भी नहीं है कि आप उसका फायदा उठा सकते। और ब्रांड और वो जो खड़ा होगा आपके सामने देख लीजिएगा, लोगों ने खुद वोट डालने आना है। इस दफा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के खर्चा भी जो है ना नॉर्मल से कॉमन बेचने को 80% कम होना है, और ये आप सब लोग देख लेंगे। देखिए मैं 2-3 चीजें आपके सामने जो असल में रखना चाहता हूँ, आप बात समझिएगा। वो बैठ के दफ्तर में बैठकर सीटें डिस्ट्रीब्यूट करने के अलावा तो कोई कुछ किया नहीं है। अजहर साहब आज अगर वो लाडले हैं 2018 में आप लाडले थे। देखिए मैं वो इत्तेफाक नहीं करता। देखिए उसकी वजह क्या है, अगर 2018 में इमरान खान साहब लाडले थे, अगस्त में इलेक्शन हुआ, अगस्त में वो इलेक्शन हो गया, अगस्त में हुकूमत आ गई। ख्वाजा आसिम खुद कह चुके हुए कि अप्रैल 2019 में उनसे राब्ता हो गया था। मुझे अच्छी तरह याद है जून में आप जब लंदन गए थे, आपको लंदन प्लान का पता था, आपने अपने लीडर को बताया क्यों नहीं? देखिए मैं पहले बता दूं आपको, इसमें कोई शक नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन ये सारी थी, लेकिन हम यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे कि ये इतनी जल्दी बैठकर ये सारा जो कुछ भी है ये क्या हो रहा है। तो देखिए हम हुकूमत आए थे कि जमहूरियत के मामला को लेकर चला कि जमहूरी रवायत चलेगी, हम यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी ऐसी बातों पर। चले ठीक हो गया। 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा। आपने लाडला और लाडला प्लस की बात की है, 2018 के इलेक्शन की बात करते हैं। एमक्यूएम को जो है हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एमक्यूएम का ये इल्ज़ाम था कि उनकी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी गई हैं, और अब एमक्यूएम पे ये प्रेशर है कि NA 242 दिया जाए। तो साजिद साहब, आप दोनों मरतबा लाडलों को ही डील करेंगे? एमक्यूएम को किसी की भी झोली में नहीं डाला गया, और ना एमक्यूएम किसी कहने पर किसी की झोली में जाने वाली है। 2018 के अंदर जो कुछ इस मुल्क के अंदर हुआ, क्या सब नहीं जानते इस बात को कि तमाम सियासी जमातों के साथ जोर जबरदस्ती की गई और उनकी सीटों को माइनस कर प्लस किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्लस सीटें करवाई गई उनकी। और ये भी सब जानते हैं, ये खुद कह चुके हैं इमरान खान साहब कि 3.5 साल मुझे काम करने नहीं दिया गया। अब एमक्यूएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से की हुकूमत से बाहर क्यों आई, उसकी कुछ बुनियादी वजूहत है। एमक्यूएम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुआहदा किया था, उस मुआहदे के तहत 1100 अरब रुपए उनको कराची में देने थे, नहीं दिए। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एमक्यूएम ने मुतालबा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3.5 साल की गवर्नमेंट रही, ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी एमक्यूएम कराची हैदराबाद को नहीं दे सके। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एमक्यूएम ने मुतालबा किया था कि रीसेंसस करवाया जाए, क्योंकि 2017 के अंदर जो सेंसस हुए थे उसमें कराची की आधी आबादी को कट कर दिया गया था। वो तो अभी गुज़श्ता अदवार में जो गवर्नमेंट बनी, वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ साहब थे, उनके दौर में रीसेंसस हुए। लेनी है ब्रेक के बाद आता हूं, तो आपको याद दिलाता हूं कि 16 महीने की हुकूमत में भी आपके कुछ मुआहदे PMLN से हुए थे, उन पर भी बात करते हैं। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है। ब्रेक के बाद मैंने साजिद साहब से एक सवाल पूछना था, लेकिन चाहूंगा कि जरा पहले राना एहसान अफजल साहब की तरफ जाएं, क्योंकि हो सकता है वो थोड़ी देर बाद हमारे साथ प्रोग्राम में नहीं होंगे। राना साहब, आप लोगों ने भी 16 महीने कुछ पीपल्स पार्टी से कुछ वादे वईद किए, कुछ JUI से किए, कुछ एमक्यूएम से किए। 16 महीनों में जो आपने वादे एमक्यूएम के साथ किए थे, जिनके आप गारंटियर थे, जो पीपल्स पार्टी ने फुलफिल करनी थी, वो आप नहीं करवा पाए। तो अब ऐसा क्या करेंगे कि एमक्यूएम आपकी हर बात मान ले? ये देखिए, बात ये नहीं होती कि हमने कोशिश की जो इनके अपने आपस में इख्तलाफात थे वो दूर करने के लिए कमेटीज बैठी, जिन्होंने सर शहबाज शरीफ साहब सिग्नेटरी थे, गारंटियर थे कि पीपल्स पार्टी सारे जो मुआहदे हो रहे हैं उनको पूरा करेगी। देखिए, हम तो थर्ड पार्टी थे ना, यानी कि 3 लोग इसके अंदर थे। लेकिन अब जो हम एमक्यूएम के साथ अगर किसी बातचीत में हैं तो हम 1 to 1 हैं। और अगर एमक्यूएम का ये डिमांड है मिसाल के तौर पे कि लोकल बॉडीज जो है उसके ऊपर उसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी मिलनी चाहिए और उसकी कंटिन्यूटी को भी इंश्योर करना चाहिए, तो ये एक ऐसी आवाज है या ऐसी एक डिमांड है जो हम भी एग्री करते हैं जिसके साथ।
तो मैं समझता हूं कि ट्राई पार्टी एक मुआहदा होना और बायलैटरल मुआहदे में फर्क होता है। अब पीपल्स पार्टी की बायलैटरल मुआहदे में फर्क है। अच्छा, राना एहसान अफजल साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है। एक चीज ये बताइएगा, जो बल्ले के इंतखाबी निशान का मामला है, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जा रही है। चूंकि आप और JUI फे काफी इश्तियाल में हमें नजर आते हैं इस मामले पर, इस फैसले पर, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में PMLN इस केस में फरीक बन सकती है? देखिए, बात यह है, हम क्यों ये बात कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है। लेवल प्लेइंग फील्ड ये कि एक बंदा कायदे कानून को उड़ा के डस्टबिन में फेंक दे, एक आदमी जो है 9 मई के वाकयात करे, तोशाखाना करे, फॉरेन फंडिंग करे, और आप कहें कि सब चीजों को भूल जाएं, भुला दें और इनको जो है वो चलने दें, कि यानी कि इन पे ये कोई लाडले हैं, ये कोई स्पेशल है, कि इनके ऊपर कोई जो है वो कोई कायदा कानून इनके ऊपर नहीं होता, सबके ऊपर होता है। तो मैं समझता हूं कि अगर ECP ने इनको दिखाया कि इन्होंने हर वायलेशन की, इलेक्शन कमीशन के एक्ट किए, और इंटरनली इन्होंने जो इलेक्शन कराए वो बोगस थे, फ्रॉड थे, तो फिर बिल्कुल इनके ऊपर कानून जो है वो लागू होना चाहिए। इसका मतलब आपकी बात से मुझे राना साहब ये लग रहा है कि आप सिर्फ इस पे नैरेटिव बिल्ड करेंगे, आप अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। देखिए, ये तो हमारी लीगल टीम डिसाइड करेगी कि हम इसके फरीक बनते हैं या नहीं बनते। मेरा नहीं ख्याल कि हम इसके फरीक बनेंगे। तो ECP जो है अगर जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो उसका एक इंडिपेंडेंट अपना जो है वो होगा। लेकिन बात ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये नहीं है कि एक बंदा गोली मार दे किसी को और वो मर जाए और हम कहें ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा साजिद साहब की तरफ जाऊंगा। साजिद साहब, आपने कहा इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं और जो आपने चीजें मांगी हैं, खासकर लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन करने की MQM हमेशा बात करती है। 3.5 साल आपसे मुआहदे PTI ने किए, 16 महीने PMLN ने किए, पीपल्स पार्टी की गारंटियर PMLN थी। अब जो वादे होंगे अगर वो वफा नहीं हुए तो फिर MQM के पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचता। साजिद साहब, देखिए, MQM ने मसाइल का हल दिया है। अच्छा, जब तक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एम्पावर नहीं होगा उस वक्त तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला, सिटीज़, प्रोविंसेस तरक्की नहीं कर सकते। इसका तरक्की करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। दुनिया के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम स्ट्रांग है, उसके अंडर तमाम डिपार्टमेंट होते हैं। देखें, कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बली का बुनियादी काम कानून साजी होता है। आज देखिए इलेक्शन आ रहे हैं, अब मुख्तलिफ लोग वोट लेने जाएंगे तो लोगों को इस तरह डाइवर्ट कर दिया गया है कि तमाम काम, बिजली, सेवरेज, पानी के तमाम काम MNAs MPs करवाएंगे। ऐसा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा ना। जो जिसका काम है वो करे। तो हम तमाम चीजें उन्हीं को देना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तमाम इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के पास होने चाहिए ताकि वो खुल के खुलाकर इलाकों, अपने यूसीज के अंदर, टाउन में, इजला के डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम कर सकें। सिटी नाजिम के इख्तियारात आइन के अंदर वाज़ेह होने चाहिए, कौन कौन से दायरे उनके डोमेन के अंदर है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी से कराची लोग नफरत करते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि कराची में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के हाथ पॉइंट आपने एस्टैब्लिश किया, जो रिक्वायरमेंट आपने लोकल बॉडी सिस्टम की बताई, नेशनल असेंबली की आपने बताया कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो सारी बातें अपनी जगह पे ठीक हैं। कराची के एक आम वोटर के पास MQM जाएगी, वो उससे ये सवाल पूछेगा कि 2018 से 20 तक जो है ना आप PTI के 3.5 साल इत्यादी रहे, 16 महीने आप PDM के इत्यादी रहे, कराची के जो बुनियादी मसाइल हैं वो आप हल नहीं कर सके, मां सिवाय आपके पास चंद मुआहदों के कागज के। कराची के वोटर को बताने के लिए क्या है? देखिए, इससे पहले MQM ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट कराची के अंदर तामीर किए हैं। मास ट्रांजिट, सर्कुलर रेलवे, K3, K4, S3, ग्रीन बस लाइन मंसूबा, M9 कराची हैदराबाद मोटरवे, कराची के अंदर स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, रोड्स बनाई, सड़कें बनाए, ब्रिजेस बनाए, अंडरपासेस बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए। MQM को अपना काम दिखाने की जरूरत नहीं है, लोग जानते हैं कि MQM ने कितना काम किया, ठीक है ना। अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साहब कह रहे थे, भाई मेरे कह रहे थे कि एक इमरान खान एक ब्रांड है और ब्रांड को मेहनत की जरूरत नहीं, हमें तो वोट ऐसे मिल जाएंगे। देखिए, जो इलेक्शन होना चाहिए और जो वोट डलता है, जो इलेक्शन होना चाहिए परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए कि परफॉर्मेंस बताएं अब आपने किया क्या है। हम कह रहे हैं कि हमने तो बहुत कुछ किया है, 3.5 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया वो बता दे। इसके अलावा जो गुज़श्ता कुछ दिन पहले कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, उसमें जो तहरीक इंसाफ का हशर हुआ दुनिया ने देखा है कि इनके अपने मुकामी लीडर, यहाँ के कराची के सतह के लीडर, वो बल्दियाती UC के वाइस चेयरमैन के इलेक्शन हार गए थे। तो ये ख्वाबों को दुनिया से बाहर आ जाए।
और ग्राउंड पर मौजूद हो। 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को MNA MPs तो उनको मिल गए थे, दे दिए गए इस तरह से भी उस जमाने 2018 के बाद, लेकिन एक फर्द इनका ग्राउंड पर नहीं था। आज भी तंजीम पूरे पाकिस्तान में इनकी नहीं है। तंजीम के बगैर पॉलिटिकल जमात बेकार है और तंजीम इनके पास है नहीं है। सिर्फ बातें बनाने से, दावे करने से, एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। आपने जो बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फिर भी लोकल बॉडीज में कराची में मैदान में मौजूद थी, MQM लोकल बॉडीज से बाइकआउट कर गई। अगर आप वहां होते, आपका स्टेक हमें पता चलता। उसकी वजूहत कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? उसकी वजूहत जो साजिद साहब ने कहा है कि आप लोग जो है 14 सीटें जीतने के बाद भी कराची को कुछ दे नहीं सके, तो सिर्फ ब्रांड पे कराची का वोटर आपको वोट नहीं करेगा। अच्छा देखिए, मैं इस वक्त चूंकि जबर का मौसम चल रहा है ना, जबर के मौसम के हवाले से मैंने ब्रांड की बात की थी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। MQM इतने अर्से से काम करती आई है। इन्होंने गैर कानूनी हुकूमत गिराने के बाद फिर ये काबिज रहे हुकूमत के ऊपर, अपना 17 महीने में क्या कर दिया। अजहर साहब ज्यादती ना करें। आप लीगल एक्सपर्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस सारे मामले को आईनी करार दिया था, उसे गैर कानूनी ना कहें। कम से कम आप खुद लीगल एक्सपर्ट हैं। मैं यही बात ले लूं तो जो 90 दिन के बाद इलेक्शन कराने का कहा था, इलेक्शन क्यों नहीं कराए इन्होंने? सर वही सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत लगाती, नहीं लगाया उन्होंने। मैं क्या कर सकता हूं? मैं यही तो बताना चाह रहा हूं ना आपके सामने। वो देखें, अब बैठ के अपना मीडिया बैठ के बातें कर ले रहा। सर परफॉर्मेंस पे आ जाए ना अजहर साहब, मेरे पास 2-3 मिनट है। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो हर एक को पता है। सेहत कार्ड ले लें आप अपना कराची में सेहत कार्ड नहीं था सर। एहसास प्रोग्राम देख लेते कि मैं फिर बताता चलूंगा आपको। देखिए, इन चीजों को जरा समझने की बात है कि आम आदमी के कॉन्टेक्स्ट में जितना काम कर लिया, यूनिवर्सिटियां बढ़ा ली, बाकी जितने, दूसरा देखे ना, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जिस तरह के काम वो करके आने वाले दिनों में पता चलेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट जा रही है, इलेक्शन कमीशन जो बल्ले का इंतखाबी निशान का मामला है, आजकल आपको अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। पेशावर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, आज कायरा साहब ने भी जो है ना वो इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUI फे तो पहले ही तनकीद कर चुकी हैं। कायरा साहब भी एक मौक़िफ़ रखते हैं। आपको अब सुप्रीम कोर्ट में बल्ले का इंतखाबी निशान रिटेन करने में आसानी होगी या मुश्किलात होंगी? अच्छा देखिए, मैं एक बड़ी वजह में, कोई एहसान नहीं हो रहा। मैं फिर बता रहा हूँ, हमें कौन सा, यानी मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी खास चीज है जहां हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिला है। खुदारा उनके रिलीफ और हमारे रिलीफ में जमीन आसमान का फर्क है। अजहर साहब सॉरी टू से आपको इंटरप्ट करूंगा। जब मियां नवाज शरीफ नायल हुए थे तो उनसे जब शहबाज शरीफ मशावरत के लिए जाते थे तो आप लोग ताने देते थे कि एक नायल शख्स से जो है ना मशावरत की जा रही है। अब वही काम बैरिस्टर गौर करने जा रहे हैं तो ठीक है। देखिए, मैं फिर बताता चलूं, बात बड़ी सीधी सी है। वो तायाद नायल होना अपनी जगह है, वो तो बानी फाउंडर का काम कर दिया ना। यानी टिकटें तो यकीनन गौर ही एलोकेट करेंगे, इमरान खान ही एलोकेट करेंगे। मैं बात जो कहना चाह रहा हूँ वो समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया अभी रिसेंट 90 दिन का इलेक्शन में। नोट पढ़ लीजिएगा जस्टिस अतर मिलाला का, अभी रिसेंटली जस्टिस अजहर रिजवी का, जिसमें उन्होंने कहा है कि जमहूरी रवायात को बरकरार रखने के लिए 30 सेकंड्स हैं। अजहर साहब 30 सेकंड्स हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा, बल्ला रिटेन करेंगे। 30 सेकंड्स। मैं बड़ा क्लियर हूं। सुप्रीम कोर्ट इस वाले मामले में बाकायदा इलेक्शन कमीशन के लिए मसाइल बनेंगे। वो किस कैपेसिटी में लेगा, अपील फाइल करने आइए। इलेक्शन बैठकर इलेक्शन कराए, उसका क्या काम है कि बैठ के पार्टी इलेक्शन वाले मामले में अपीलें फाइल दाखिल करती रहे? मैं नहीं समझ। ठीक हो गया। अजहर साहब आपका, साजिद साहब आपका और राना एहसान अफजल साहब आपका, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कमरुज़्ज़मान कायरा हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ज्वाइन करेंगे और कायरा साहब को खुशामदीद कहता हूं प्रोग्राम में। सबसे पहला सवाल कायरा साहब के सामने जो रखना चाहूंगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हमने ये देखा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वाज़ेह मौक़िफ़ रहा कि किसी भी सियासी जमात को इलेक्शन फील्ड से आउट नहीं होना चाहिए और इसकी हिमायती हमें नजर आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन इन दिनों में जो भी PTI को रिलीफ मिला है, इंतखाबी निशान उन्हें वापस मिला है पेशावर हाई कोर्ट से, तो हमने देखा कि मियां शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब जरा सीखपा नजर आए। कायरा साहब आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? PTI है, PTI नहीं है, फिर PTI है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे देखती है इसे?
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन और कानून को देखती है जी। अगर आइन के मुताबिक उनका हक है तो उनको रहना चाहिए। अगर वो कानून को मतलूब है और किसी जगह कानून वायलेट करते हैं तो उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। सही। हमारा तो बड़ा सिंपल सा स्टैंस है। सही। जहाँ तक हमारे उस स्टैंस का है कि किसी जमात को आप अपनी मर्जी से आउट ना करें। अगर किसी के खिलाफ कोई केस है, किसी के खिलाफ कोई किसी जगह पे कोई मतलूब है, कोई फर्द है, कोई लीडर है या कोई जमात है, तो उसको कानून के कटहरे में खड़ा करना चाहिए, अपनी पसंद नापसंद के नहीं। सही। और अपनी चॉइस के तहत नहीं बल्कि लोगों की चॉइस के तहत चलने की जरूरत है। और दूसरा ये है कि आपने फरमाया कि शहबाज शरीफ साहब बड़े चिरागपा हुए, तो हाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात तो है, उन्होंने जो बात कही है ये बाद में सोचे कि ये किसने कही है, पहले ये देखें कि क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि एक सॉवरन इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन कराना है और उसका एक सॉवरेनिटी आइन उसको देता है। किसी एक सूबे की हाई कोर्ट उसके फैसले को सेट असाइड करती है जो पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट होना है। तो ये लीगली दुरुस्त तनाजुर नहीं है। इसके लिए हाई कोर्ट का फोरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट या फेडरल हाई कोर्ट का तस्वर दिया गया था, ताकि वो मामले जो पूरे मुल्क के साथ मुंसलिक हो वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद में रेज किए जाए। इसके ऊपर उन्होंने ये बात की, ये लॉजिकली दुरुस्त बात है। ये किसने कही है, क्यों कही है, गुस्सा है, अच्छा है, बुरा है, इसको बाद में देखते हैं। पहले देखना चाहिए कि ये बात क्या दुरुस्त है। हाँ, ये बात दुरुस्त है। सही। कायरा साहब, आपकी बात से जो मैं अखज़ कर रहा हूं कि आपका भी पॉइंट वही है जो शहबाज शरीफ साहब का है, चूंकि उनका जरा गुस्सा या इश्तियाल हमें उनका और मौलाना साहब का ज्यादा महसूस हो रहा है। लेकिन आप समझते हैं कि जो बात उन्होंने कही है, जो इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, उसको आप समझते हैं कि इस फैसले के थ्रू चैलेंज किया गया है? जी, इस फैसले के जरिए न सिर्फ इलेक्शन कमीशन के डोमेन को, उसकी ऑटोनॉमी को, सॉवरेनिटी को चैलेंज, उसकी ऑटोनॉमी को चैलेंज, बल्कि ये एक सूबे की हाई कोर्ट का फैसला पूरे मुल्क के ऊपर मुसल्लत करने की बात की गई है, जो दुरुस्त नहीं है तरीकाकार। सही। अच्छा कायरा साहब, इंतखाबात में जो भी आपने कहा, अब मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट जाना है, इलेक्शन कमीशन इस मामले को ले जा रही है, सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा और जो फैसला आएगा वही प्रिवेल करेगा। लेकिन क्या आपको लगता है जैसे 16 महीनों में हमने देखा कि जो आप लोगों की इत्तेहादी हुकूमत थी उसका और अदलिया का एक हेड ऑन जैसी सिचुएशन थी पीटीआई को लेकर, क्या आपको लगता है इन मामलात पर इलेक्शन से कबल फिर एक ऐसी पॉलिटिकल फोर्सेस और अदलिया के दरमियान हेड ऑन की सिचुएशन होने जा रही है? अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल हो इस वक्त, क्योंकि पॉलिटिकल फोर्सेस की और अदलिया की हेड ऑन क्या होना है। पॉलिटिकल फोर्सेस तो इस वक्त एग्जेक्टिव की फील्ड पे नहीं है ना, एग्जेक्टिव की सीट पे तो केयर टेकर गवर्नमेंट बैठी है, लिहाजा इस वक्त तो हेड ऑन होने के कोई इम्कान नहीं होने चाहिए। सही। अच्छा कायरा साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है और लाजमी सी बात है 6 हफ्तों से कम वक्त रह गया इंतखाबी मुहिम को देखते हैं, आप भी अपने इस वक्त हल्के में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा था कुछ अरसे पहले तक, अब उसका उस शद्दोमत से जिक्र नहीं होता, तो वो शिकवा आप लोगों का दूर हो गया? देखिए, शिकवा दूर नहीं हुआ, अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अब अगला प्रोसेस जो होता है वो टेक ओवर कर लेता है ना चीजों का। अब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया, हमने पहले दिन कहा था कि हमारा ये गिला शिकवा, लेकिन अब इलेक्शन की प्रोसेस शुरू हो गया है, हम इलेक्शन लड़ेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम अगर ये ना हुआ तो हम इलेक्शन का बैकआउट कर देंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे। सही, ठीक हो गया। कायरा साहब, एक और सवाल आपके सामने रखूंगा। हमने देखा कि सिंध में आपका एक स्ट्रांग होल्ड है, वो आपके पास है। कराची जो है, लाजमी सी बात है, इस वक्त जो 14 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थी, अब एक ऐसी सिचुएशन है कि वो अददी नंबर रिटेन नहीं कर पाएंगे पीटीआई वाले जो पहले कर चुके हैं। उस पर जो फरीकैन हमें नजर आते हैं, जमात इस्लामी है, पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कराची पहुंची है, मियां शहबाज शरीफ साहब वहां पहुंचे हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं पीएमएल-एन और एमक्यूएम का अलायंस कराची में पीपल्स पार्टी के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? अलायंस तो उनका पहले ही शेक हो रहा है, वो सिरे चढ़ता नजर नहीं आता। का हक है, वो सारे मुल्क से इलेक्शन लड़े, वहां से लड़े, शहबाज शरीफ साहब वहां गए, अच्छी बात है। रही बात पीपल्स पार्टी क्या करेगी, पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर
माजी में जबकि हमारी लोकल गवर्नमेंट नहीं थी, हमारे लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने परफॉर्म करके साबित किया और हमने बाय इलेक्शंस वहां जीते। सही। बाय इलेक्शन नेशनल असेंबली के भी और सूबाई असेंबली के भी। तो हम बड़े पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह इस दफा हम कराची से वाज़े बरतरी लेके निकले। सही। कराची के लिए आप पुरुमीद हैं कि वाज़े बरतरी लेंगे। बलूचिस्तान में आपने बड़े सरप्राइजेस दिए कायरा साहब। एक लम्हे को हमें लग रहा था कि शेर धाड़ रहा है बलूचिस्तान में, लेकिन जब मफाहमत के बादशाह यौम तासीस के जलसे के लिए पहुंचे और फिर सरफराज डोमकी और सरफराज भुगटी सरप्राइज के तौर पर हमें नजर आए, तो बलूचिस्तान इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कितना स्ट्रांग होल्ड होगा या हो सकता है आपके ख्याल में? वहाँ भी मिक्स ही होगा जी। बलूचिस्तान के अंदर कुछ इंफरादी तौर पे सरदार साहबान हैं जो बड़े पावरफुल हैं और कुछ वहाँ पे जो जमातें हैं उनके अपने अपने पॉकेट्स हैं। वहाँ पीपल्स पार्टी अक्सर इलेक्शन में जब भी कभी फेयर इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी ने बड़ी वाज़े वहां से अक्सरियत ली है। इस दफा भी हमें उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान से इंशाल्लाह बहुत बेहतर सीटें लेगी। सही। सर, पंजाब की तरफ आते हैं। वो एक्टिविटी हमें पीपल्स पार्टी की नजर नहीं आती पंजाब में, या जो वो प्रोग्रेस है वो नजर नहीं आती। तो रोड टू, जिसे कहते हैं जीटी रोड से रोड टू पोटोआर के लिए पंजाब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लग रहा है कि मफाहमत के बादशाह की जो चालें हैं वो पंजाब में इतनी नहीं चल पा रही। इस बार तो बिलावल लियारी छोड़ के लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये तो आपके अपने ही आर्गूमेंट की दफी हो गई कि बिलावल साहब ने इस दफा लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, तो हम तो मैदान में हुए। दूसरी बात यह है कि कौन सी जमात है जिसने भी पंजाब में कैंपेन शुरू की है? किसी ने भी नहीं। सही। तीसरी बात यह पीपल्स पार्टी ने 27 तारीख को अपनी कैंपेन का आगाज किया है और अब चेयरमैन साहब के जलसों का शेड्यूल बन रहा है। सही। अब आज भी और कल भी अभी हल्के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनकी स्क्रूटनी हो रही है, हल्का फाइनल्स हो रहे हैं कैंडिडेट्स, और उसके बाद ये कैंपेन अपने फुल स्विंग में होगी। आपने मुस्लिम लीग की भी कोई एक्टिविटी नहीं देखी होगी। ये आपको कायरा साहब बतौर सियासी वर्कर पहला इलेक्शन ऐसा लगता है जिसमें अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज गूमगू की सूरत-ए-हाल से दो चार हैं, या इससे पहले भी कभी इलेक्शन में इतनी अनसर्टेनिटी आपको बहसियत पॉलिटिकल वर्कर नजर आई? 1.25 महीने की कैंपेन बड़ी लंबी कैंपेन, छोटी सी कैंपेन नहीं होती। सही। आज कैंपेन इतनी महंगी और इतनी कमरसम है कि इसको अफोर्ड करना भी आसान काम नहीं है। सही। लिहाजा जमातें 2 महीने 2.5 महीने की कैंपेन नहीं कर सकती। सही। ये मीडिया के साथियों की ख्वाहिश अपनी जगह, उनके तबसरे अपनी जगह, लेकिन इतनी लंबी कैंपेन को जो पूरे फुल स्विंग की कैंपेन हो उसको अफोर्ड करना भी आसान काम नहीं है। सही। कायरा साहब, जो आपने बात की मीडिया के साथियों की ख्वाहिशें या जो बातें हैं, मीडिया से याद आता है नुसरत जावेद साहब ने कुछ दिन कबल एक आर्टिकल में किसी चकवाल प्लान का जिक्र किया। कुछ अरसा कबल हम पाकिस्तान की सियासत में लंदन प्लान की बाज़गश्त सुनते थे, अब कोई चकवाल प्लान, और आज कुछ लोगों का यह ख्याल है कि कोई अडियाला प्लान भी है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह इजाजत दी है बैरिस्टर गौर को कि वो जाएं और चेयरमैन जो बानी पीटीआई हैं उनसे मशावरत करें टिकटों की तकसीम के हवाले से, तो मियां नवाज शरीफ को तो टिकटों की तकसीम के हवाले से मशावरत पर पीटीआई तनकीद करती रही है। तो इस बार कौन सा प्लान पाकिस्तान की सियासत में प्रिवेल करेगा? मेरा नहीं ख्याल जी कोई प्लान प्रिवेल करेगा। सब जमातों को इलेक्शन में अपना इलेक्शन लड़ने का हक मिलना चाहिए। अगर इमरान खान से मुलाकात के लिए उनके काउंसिल को इजाजत दी गई है तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। वैसे अगर अदालत ने यह कहा है कि जाके इमरान खान साहब से मशावरत करें तो ये अदालत का इख्तियार था नहीं। इसलिए कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान को पार्टी लीडर्स की लिस्ट से मिनहा कर चुका है। सही। इसलिए कि उनकी जमात अब रजिस्टर्ड नहीं है और वो जमात गौहर की क़यादत में अब रजिस्टर्ड है या जैसी भी सूरत हाल का है उसकी रजिस्ट्रेशन का भी चैलेंज है। तो ये किसी अदालत का उसको सर्टिफाई कर देना, उनको इख्तियार देना, हाँ वो इमरान खान के वकील के तौर पे उन्हें कहते हैं कि आप जाएं उनसे तो और बात है। लेकिन अदालत को भी देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। सही। अदालत ने बहरहाल उन्हें इजाजत दी है कि वो जाके मशावरत करें। कायरा साहब, 10 वादे हैं इंतखाबी मंशूर के, बिलावल भुट्टो जरदारी के। इसमें जो सबसे पहले जो नुकात मेरे सामने आते हैं उसमें तमाम वही बातें हैं जो रोटी कपड़ा और मकान के गिर्द घूमती हैं, लेकिन 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देने की बात उन्होंने की है। यही वो पॉइंट है जो IPP ने भी दिया है। क्या आप समझते हैं कि ये ऐसा वादा है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरा कर सकेगी? देखिए जरा गौर कीजिए, जो पाकिस्तान के लोएस्ट स्टेप पे रहने वाले लोग हैं उनको 200 यूनिट बिजली अगर दी जाए तो ये
10-20-30 अरब रुपया खर्च हो जाएगा, ऐसा ही होगा मेरा ख्याल है। सही। इतने बिलियन का ही खर्चा होगा। सही। तो पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी जो बातें कहती रही अवाम की फलाह के लिए, जब हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था सब कहते थे ये नहीं चलेगा। आज सारी दुनिया, पाकिस्तान नहीं सारी दुनिया उस प्रोग्राम को फॉलो कर रही है। जब हमने बेजमीन और औरतों को, हारी औरतों को जमीन देने का फैसला किया, सबने कहा नहीं चलेगा। वो चला के नहीं चला। बिल्कुल। वो आज उन औरतों को एम्पावरमेंट हुई कि नहीं? बिल्कुल। हमने कहा कि हम सैलाब ज़दगान को घर बना के देंगे, उस मंसूबे पे काम शुरू हुआ, इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया। अब दोबारा उस पर अगर काम शुरू होता है तो हमने वो बातें की है जो हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। सही। और यही बात है कि हम अवाम की फलाह वाले मंसूबों पे, कॉमनर की जिंदगी में बेहतरी लाने वाले मंसूबों पे काम करते हैं। हमें इन मंसूबों में कोई शक नहीं। अच्छा कायरा साहब, हमने देखा कि 16-18 महीने आप हुकूमत का हिस्सा रहे, लेकिन हुकूमत से निकलने के बाद बिलावल साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर भी तनकीद की और उन्होंने यहां तक कहा कि मईशत, दहशतगर्दी और जमहूरियत से PMLN को कोई दिलचस्पी नहीं थी। कल 8 फरवरी के बाद कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है जिसमें आपको दोबारा साथ बैठना पड़े, तो क्या प्रेफर करेगी पीपल्स पार्टी PMLN के साथ बैठने को या अपोजिशन बेंचेस को प्रेफर करेगी? देखिए, पीपल्स पार्टी ने कल भी मुस्लिम लीग के साथ बैठना एक ऑप्शन था, आज भी एक ऑप्शन ही हो सकता है। ये कंपल्शन होती है, ये कोई चॉइस नहीं होती। ये आपके पास ये कोई अच्छा अमल नहीं होता। कोalition गवर्नमेंट्स कभी भी खुशगवार तजर्बा नहीं होते, बेहतरीन तरीकाकार नहीं है, ये मजबूरियां होते हैं। सही। और कौम की मजबूरी, मुल्क की मजबूरी ये थी, उन हालात में हम इकट्ठे हुए, माजी में भी हुए, हम 2008 में भी इकट्ठे हुए थे गवर्नमेंट के बाद, फिर अलग हो गए। और अब भी हम जब इकट्ठे हुए थे तो हमने बार बार कहा था कि हम तो PDM का हिस्सा भी नहीं, अब तो PDM भी इकट्ठी नहीं है, लेकिन हम PDM का हिस्सा नहीं है और कल हम अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगे। अब इलेक्शन आया है तो हम अपनी तरफ खड़े, अपने इलेक्शन में गए हैं। तो ये मीडिया के दोस्तों को पता नहीं क्या मसला हो गया, ये समझ रहे हैं कि जी कल हम इकट्ठे थे, आज हम मुखालिफ क्यों हो गए। हम मुखालिफ जमात थे। सारी दुनिया के पार्लिमानी डेमोक्रेसी जिन मुल्कों में है, वहाँ पे अपोजिशन की जमातें एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती हैं, लेकिन फिर हालात के तहत आपस में एडजस्टमेंट करके वो गवर्नमेंटें भी फॉर्म करते हैं, कोalition गवर्नमेंट्स भी बनती है। पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर मजबूरी होती है, ये चॉइस नहीं होती। अगर मजबूरी बनी तो उसके बात हो सकती है, उस वक्त इसका फैसला होगा। कायरा साहब, बतौर सियासी कारकुन आप उस हुकूमत का 16 महीने हिस्सा रहे, हमने जो एक कमी महसूस की, गो कि आप कह सकते हैं हमारा मीडिया का काम तनकीद करना, ये उस 16 महीने की पार्लियामेंट में एक स्ट्रांग अपोजिशन नहीं थी, जिसकी वजह से हमें चीजें जिसे कहते हैं ग्रो करती हुई जमहूरियत या पार्लिमान नजर नहीं आई। जिन चैलेंजेस का आप 16 महीने पहले का जिक्र करते हैं, चैलेंजेस तो आज भी 8 फरवरी के बाद भी वही होंगे। तो क्या हम फिर एक ऐसी पार्लिमान देखेंगे जिसमें राजा रियाज और नूर आलम खान जैसी अपोजिशन होगी? ऐसा तो नहीं होना चाहिए जी। हम तो उस वक्त भी ये कह रहे थे कि एक प्रॉपर अपोजिशन होनी चाहिए थी। उस वक्त भी इस असेंबली के माहौल को खराब किया इमरान खान साहब के उस फैसले ने कि उन्होंने कहा हम असेंबलियों से इस्तीफे देके बाहर निकल रहे हैं। गवर्नर साहब ने उन्हें समझाया था, उनकी अपनी जमात ने भी समझाया था, उनके इत्तेहादियों ने भी समझाया था, हमने भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माने और उसका नुकसान उनको भी हुआ, मुल्क को भी हुआ, बिल्कुल हुआ। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, एक जिम्मेदार और अपोजिशन होना जरूरी है, और वो अपोजिशन कंसेंसस का वक्त आए तो कंसेंसस बिल्ड भी करे। पाकिस्तान के लोगों के मुफाद के अगर फैसले करने हैं, अगर पाकिस्तान के मुफाद के फैसले करने हो तो वो जरूर करे। सही। और अपोजिशन जो है वो हुकूमत के साथ अगर तावन का वक्त आए तो जरूर तावन करे, अगर नहीं तो वो भरपूर तरीके से गवर्नमेंट की गलतियों की निशानदेही भी करे। ये बात भी दुरुस्त है। ठीक। कायरा साहब, 8 फरवरी को इंतखाबात के इनेकाद के बाद बतौर सियासी कारकुन, एक मरकजी रहनुमा के पीपल्स पार्टी के, सियासी और माशी इस्तेहकाम आपको नजर आता है? क्योंकि बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इंतखाबात के इनेकाद को जितना जरूरी करार दिया जा रहा है जमहूरियत के लिए, उतनी सिचुएशन आइडियल नहीं है, क्योंकि कोई पता नहीं है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज को कौन सा सियासी फरीक तस्लीम करेगा, कौन सा नहीं। तो फिर अगर फिर नताइज पे सवालिया निशान ही लगने हैं तो फिर उसके बाद इस्तेहकाम कैसे आएगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ कोई मुतलक शफाफ इलेक्शन आज तक हुए ही नहीं। सही। हाँ,
हमारे बहुत सारे इलेक्शंस पे सवाल रहे और उन सवालों के बावजूद हुकूमतें बनी और चलनी चाहिए। जिन हालात में हम इस वक्त गुजर रहे हैं बहुत मुश्किल सूरत हाल है और इसमें हमारी एक मुस्तहकम हुकूमत बनना, भले वो इत्तेहादी हुकूमत हो, बहुत जरूरी है। लेकिन ये कहना कि जमातें आपस में कोऑपरेट कैसे कर लेंगी, इत्तेहादी हुकूमत कैसे चला पाएगी, चैलेंजेस बहुत हैं। इकोनॉमी के हालात बड़े खराब हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बड़ी खराब। ये लॉ एंड ऑर्डर हो, इकोनॉमी हो, पाकिस्तान के कानून के मसाइल हो, ये सारे मसाइल हैं और इनके मसाइल का हल जो है वो बेहतर गवर्नेंस है और वो गवर्नेंस आपकी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आनी है, असेंबलियों से आनी है। और आपकी अगर ये जो जमहूरी तजर्बा है ना, इलेक्शन के जरिए बनने वाली हुकूमत, ये मसला नहीं है, ये मसले का हल है। हम ये समझ रहे हैं कि ये मसला है, बाकी मसले हल कर रहे हैं, फिर इसको कराएंगे ताकि ये मसला पैदा करे। ठीक हो गया। ये बड़ा अजीब सा तरीका। ठीक, हमने जमहूरी अमल के जरिए हुकूमत एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स का या आइन को एक तरफ रख के अथॉरिटेरियन रूल के तहत फैसले अगर बेहतर हो सकते हैं तो उसका फैसला करके बैठना चाहिए ना। सही। कायरा साहब, आपको कोई कौमी हुकूमत, कोई वसीउल बुनियाद हुकूमत नजर आती है या आपको यह लगता है कि अगर आप लोगों को लगेगा PMLN लीड कर रही है तो लीड करने दें और पीपल्स पार्टी ऑप्ट करे अपोजिशन को और अगले 5 साल एक स्ट्रांग अपोजिशन करे, पार्लियामान भी जैसे कहते हैं ग्रो करेगी, जमहूरियत भी ग्रो करेगी और मुल्क भी तरक्की करेगा? किसी एक जमात की हुकूमत बनती नजर नहीं आती। सही। हुकूमत तो मिलजुल के बनानी पड़ेगी। कौन कौन मिलके बनाता है ये वक्त पर डिपेंड करता है। सही। और इसका फैसला तो उस वक्त ही होगा। अब आने दे, वो वक्त आने से पहले इस पे तबसरा करना मुनासिब नहीं है। लेकिन किसी एक जमात की हुकूमत बनते हुए मुझे भी नजर नहीं आती। ये कोई कोalition गवर्नमेंट ही चले। ठीक। कायरा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने बहुत अहम बात कही कि किसी एक जमात की हुकूमत बनती नजर नहीं आती और एक मखलूत हुकूमत की जो मजबूरियां होती हैं वो हमने गुज़श्ता 16 महीनों में भी देखी और माजी में भी देखी हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन इंतखाबात के बाद माशी और सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा अगर एक स्ट्रांग हुकूमत हो तो एक स्ट्रांग अपोजिशन भी हो, ताकि पार्लियामान और जमहूरियत दोनों ग्रो कर सकें। और जब ये दोनों ग्रो करेंगी तो मुल्क की मईशत ठीक होगी। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।